पहले तो आपने अपने इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से सवाल किया कि भाई उनके 31 मेंबरान कहाँ रह गए? खान साहब से कोई बातचीत हुई अमीर जमात इस्लामी साहब की या कोई वहां से फॉर्मली आपका राब्ता हुआ, पता चला कि भाई ये क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो पूरा सिनेरियो बताया है माशाल्लाह बहुत कंप्रीहेंसिव तरीके से पता चल गया कि ये पूरा इलेक्शन हुआ क्या है और क्या मजाक हुआ है। मैं अब उसके उस हिस्से में आता हूं कि जिसमें इलेक्शन हुआ और नतीजों में हुआ और यूसियां तब्दील हुई और उसके बावजूद भी फिर नंबर पूरे नहीं हुए और जब अलायंसेस बन गए और पीपल्स पार्टी अपने अलायंस के साथ और हम पीटीआई के साथ आए तो 192 और 173 नंबर आ गया। इसके बाद ये जो सारी वीडियोज आई और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को बुलाकर खबरें भी जारी करवाई गई और वीडियोज भी दिखाई गई, बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात पता चल गई थी कि या तो जबर के जरिए, ताकत के जरिए और 9 मई को बुनियाद बनाकर या लालच के जरिए, किसी भी वजह से, हमें किसी के ना दिल का हाल पता है ना हमारे पास कोई गैबी इल्म है इस वक्त, जब ये लोग बाहर आएंगे तो पता चलेगा। तो ये बहरहाल इन लोगों को आने से रोका गया और ये वो बात है जो सईद गनी साहब और मुर्तजा वहाब साहब बार बार कह रहे थे और अभी नहीं कह रहे थे, कई महीने से कह रहे थे। ये 9 मई तो अभी की पैदावार है ना, उससे बहुत पहले से कह रहे थे कि वो लोग आएंगे ही नहीं, यानी उनको गैबी इल्म था कि लोग आएंगे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ये उठा लेंगे, सीधी बात है। और ये इतनी खतरनाक बात है कि इस पे तो खुद जो है अगर इसकी तहकीक में जाएं तो सईद गनी साहब आइंदा के लिए 62। लेकिन हाफिज साहब ये देखिए जो उठाने वाली बात है ये कैरेट एंड स्टिक दोनों है। मैंने पहले ही बताई, कैरेट भी है, स्टिक भी है, इंसेंटिव भी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के अंदर इसमें कोई पुरसाने हाल नहीं है तो वहां पे कैंडिडेट्स अपने अपने सियासी फैसले करने के मजाज है और बहुत सोने किए। मेरी मालूमात के मुताबिक शायद उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको कुछ टाउन्स के अंदर कुछ ओहदे दिए जाए, कोई वहां पर उनको अनअपोज इलेक्ट करा दिया जाए। सो ये पॉलिटिकल गिव एंड टेक भी है कुछ केसेस के अंदर, कुछ जगह सख्ती भी है, ये दोनों है। यकीनन होगा, असल में देखें यकीनन होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल गिव एंड टेक नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि ये जो है जमहूरियत के खिलाफ एक चीज है ना। जब पार्टी की एक पॉलिसी है, अच्छा देखिए पीटीआई ने इस बात का एहतमाम किया इन सब खराब हालात के बावजूद, चेयरमैन की तरफ से भी बात आई, इन्होंने अमान के जो प्रेसिडेंट बने अकरम चीमा साहब, उन्होंने भी जो है वो अपना खत जारी किया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हलीम आदिल शेख साहब ने अपना खत जारी किया, उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर अनाउंस किया, उस पार्लिमानी लीडर की तरफ से, मुबशिर की तरफ से तमाम लोगों के घरों पे टीसीएस किया गया वो फैसला कि हमें जमात इस्लामी को वोट देना है। तो इतनी कंप्रीहेंसिव इन्होंने चीज की थी जो किसी पार्टी ने भी नहीं की। अब उसके बाद जो नहीं आता या उसके बाद जो आकर वोट गलत देता वो डिफेक्शन क्लॉज का सामना करता, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने किया ये कि इसको विभाम पैदा करने के लिए आने ही ना दो। हमने भी खत लिखा था 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को और ये बात कही थी कि लोग नहीं आ रहे, वीडियोस आ रही हैं, आप एक्शन लें, लोगों को प्रोड्यूस करें। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कान नहीं धरे। जिस वक्त ये प्रोसेस शुरू हुआ 15 जून को मैं खड़ा हो गया और हमारी पूरी तमाम के तमाम 160 लोगों ने एहतिजाज किया कि हमारे लोग वापस लेकर आओ। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात में सुनी, मैंने अंडर प्रोटेस्ट वहां पर जो है वोटिंग में हिस्सा लिया और आखिर में मैंने वोट ऑफ डिसेंट भी डाला है उस फॉर्म के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अनाउंस करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कानूनी तौर पर यह इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि जब इतनी वाज़ेह तौर पर यह चीज नजर आ रही है, चाहे बिके हो चाहे जबरन रोका हो, हर 2 सूरतों में ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। इसलिए ये अमलन तो ये इलेक्शन नहीं हुआ है, इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड होना चाहिए। सर नोटिफिकेशन तो हो गया, नोटिफिकेशन तो हो गया सर, आज हो गया नोटिफिकेशन। मेरा सवाल ये था कि क्या आपके जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में कोई राब्ता हुआ है? जाहिर सी बात है कल इतनी बड़ी कराची के अंदर एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हुई है, आप लोगों को सियासी तौर पर एक धचका पहुंचा है, चाहे वो उसको आप अदालत में चैलेंज करेंगे, बाद में उसके नतीजे आए, रिजल्ट आएंगे, तो कि राब्ता हुआ है? कोई पता चला है कि कहाँ है ये लोग? कुछ आपको अपना मालूम है कि क्या हुआ है कल के बाद से? क्या मौकफ सामने है? देखिए मेरा राब्ता हुआ है तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है और यकीनन मरकज में भी। मैं कल सुबह लाहौर भी जा रहा हूं और हमारी जो मरकजी ज़ाहिर है हमारा पूरा नज़म है, सब हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग आज से शुरू भी हो गई है। तो ये सब बहुत अहम मामलात हैं। तो मेरा जो इनकी पार्टी से राब्ता हुआ है उसके नतीजे में उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है, वो कमेटी इन पूरे वाकयात की तहकीक करी। अब कुछ लोगों के फोन खुलना शुरू हुए हैं। इन्हीं असद अमान साहब की एक ऑडियो 3.5 मिनट की आ गई है और उन्होंने ये बात कही है, बल्कि वो रोने लगे कि आप लोगों को नहीं मालूम मुझे गद्दार कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है, लेकिन किन हालात से मैं गुजरा हूं। अब ये बहुत चीज अजीब और गरीब किस्म का क्योस है, अजीब सूरत हाल है और इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की 100% और कानून नाफिज करने वाले इदारों की और इलेक्शन कमीशन की। तो अब आप मुझे बताइए कि इस इलेक्शन की क्या हैसियत, हम इसको चैलेंज करेंगे? उससे पहले मुर्तजा वहाब साहब के जो तकर्रुर के हवाले से जो आपने निशानदेही की है वो हाई कोर्ट में केस मौजूद है। अंडरटेकिंग दी एडवोकेट जनरल सिंध ने
کہ اگر یہ ترمیم کل عدم ہو جائے گی تو الیکشن کا پروسیس بھی کل عدم ہو جائے گا. ہم سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں اپنی ان یوسیز کے حوالے سے. ملک کے اندر تو سر ہمارے یہاں پہ اسٹے کے اوپر اس ملک میں شہباز صاحب 5 سال وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. سو اگر اس ملک میں اگر آپ نے اف یو کاؤنٹنگ آن کہ شاید کوئی ادھر سے کوئی معاملہ ہو تو وہ اس ملک میں ماضی میں بڑا بڑا کچھ ہوا ہے. ماریا ایک آئینی ہمارے یہ افسوسناک بات ہے یہ لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے. ایک قانونی اور جمہوری جماعت کیا کرے گی؟ ابھی آپ نے نون لیگ کا تذکرہ کیا نا کہ ان کا کنونشن ہوا اور اس میں عہدے بڑھ گئے. جماعت اسلامی میں ایسا نہیں ہوتا. پھر بھی ہم کھڑے ہیں نا, جہاں پر جو کچھ فراڈ ہوتا ہے اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں اور ہم نے منوایا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں یہ مرتضی وہاب والا مسئلہ کیا ہوا تھا. وہ ایڈمنسٹریٹر تھے اس وقت جب یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ الیکشن ہوگا ہی نہیں. حلقہ بندیاں تو بہانہ تھیں, اصل میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ہر سطح پر. ہر سطح تو سمجھتی ہیں آپ کہ یہ الیکشن ابھی کرنا ہی نہیں ہے, آگے بڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آگے بڑھنا تھا. مرتضی وہاب صاحب تو انجوائے کر رہے تھے میئرشپ کو, وہ تو ایڈمنسٹریٹر تھے, میئر تھے, اور وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس پورے میئرشپ میں جو ایڈمنسٹریٹر کے طور پر انہوں نے کی تو وہ جو سڑکیں بنی تھیں وہ آج الحمدللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. 14-15 روپے ورلڈ بینک کے کلک کے پروجیکٹ کہاں ہیں, اس کا جواب تو انہیں دینا پڑے گا. اور برساتی نالے جو صاف کیے تھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو انہیں تو الیکشن لڑنا ہی نہیں تھا. لیکن جب یہ الیکشن انہیں کرانا پڑ گیا ہمارے دھرنوں, احتجاج اور پوری دنیا میں شور کے نتیجے میں بالآخر, تو پھر انہوں نے یہ کام کیا. اب مسئلہ اس میں کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے پیراشوٹر کے طور پر ان کو لائیں. کیس موجود ہے, ایڈوکیٹ جنرل نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ یہ پروسیس کل عدم ہو جائے گا. سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے اور 31 بندوں کے غائب ہونے پر جو الیکشن ہوا اس کو بھی چیلنج کریں گے. چلے سر, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں کا جو اکنامک ہب ہے. بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.